हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का पेपर 2 कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, जरा सा देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम के लिए एक वेल परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो आप अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर सनराइज क्लासेस को ज्वाइन करें। एंड इफ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, वैसे तो मैं सबको कहता हूं कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप इंग्लिश में ही क्लासेस ज्वाइन करें, बिकॉज आपकी फ्लुएंसी बहुत जरूरी है। तो अगर आप इंग्लिश से हैं, लाइक आपको हिंदी नहीं समझ आती, देन ऑल्सो सनराइज क्लासेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, because in the India only Sunrise classes is providing entire classes thoroughly in English and none other than the Sunrise classes is providing in English. So English वालों के लिए तो only one है, but for the Hindi people as well आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हिंदी में भी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। सबसे अच्छी चीज हमारे यहाँ की है डाउट एक्सपर्ट फैसिलिटी, मेंटरशिप फैसिलिटी एंड द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की संख्या मैं अगर आपको बतलाऊं, टेस्ट सीरीज की संख्या अगर मैं आपको बतलाऊं तो नहीं कुछ तो लगभग ऑफलाइन के बच्चों के लिए 300 से ज्यादा है। 300 से ज्यादा मतलब समझ रहे हो, एक दिन में 2 टेस्ट भी हो सकते हैं। यस, और लाइक 300 से ज्यादा ही टेस्ट हैं। और उसके अलावा जो ऑनलाइन में भी अगर लाइव लेते हैं तो आपको इतना ही टेस्ट मिलेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग में लेते हैं तो भी आपको 150 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं। आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं हमारे बच्चों से, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम टेस्ट देते ही इतना ही है। और ये मैंने सोचिए कि सर 300 दिन का तो साल भी नहीं होता, घबराइए नहीं। जो बच्चे 1 साल में नहीं कर पाते उनके लिए हमारे पास एक्सटेंशन प्लान भी है, इसलिए घबराना नहीं है। मतलब होता है ना कि भाई आप अगर ज्वाइन कर लिए सपोज हमारे यहाँ और फिर आपका किसी कारणवश इस बार आप नहीं दिए या नहीं हुआ, तो सर अगले साल फिर हमें कहीं और ज्वाइन करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही हाल, फिर से भटकना पड़ेगा। तो वैसा नहीं है हमारे यहाँ। आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है कभी भी किसी के यहाँ। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है कि let x1 x2 xn be a random sample from Cauchy distribution having PDF fx theta 1 by pi 1 plus x minus theta whole square. Consider the following statement: x bar is unbiased for theta but not consistent estimator for theta. Sample median is consistent estimator for theta. अच्छा, एक चीज बतलाओ, ये ना मैं q plus t में करवाता हूं और ये वो एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एस्टिमेटर विच इज नाइदर अनबाइस्ड नॉर कंसिस्टेंट। एस्टिमेटर विच इज नाइदर अनबाइस्ड नॉर कंसिस्टेंट, उसका ये एग्जांपल है। वो एक्स बार ही होता है जो नाइदर अनबाइस्ड नॉर कंसिस्टेंट होता है, लेकिन इसको प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, समझिएगा। अनबाइस्डनेस को इजीली प्रूफ कर देता हूं, कंसिस्टेंसी को भी प्रूफ कर दूंगा, लेकिन दोनों ही अपने जगह पे है। मैं आपको सिंपल आइडिया दे देता हूं। देखो, अनबाइस्डनेस और कंसिस्टेंसी में सबसे पहली जरूरत है अनबाइस्ड होने के लिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकले। क्लियर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अगर निकलता है तो हम कहते हैं कि ये अनबाइस्ड है। आपको पता होगा कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो इसमें CLT लागू नहीं होता वो है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो वो है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आप यहां पे देखोगे, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बतला देता हूं कि इफ, वैसे मैं ये क्लास में करवाया हुआ हूं, इफ x1 x2 xn is a random sample from Cauchy, कुछ भी थीटा 1 या 0 1 थीटा 1 ले लीजिए, then x bar will also follow Cauchy थीटा 1। गॉट द पॉइंट, x बार भी फॉलो करेगा Cauchy थीटा 1। गॉट द पॉइंट। अब क्वेश्चन है कि अगर x बार Cauchy है तो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो अनबाइस्डनेस की बात ही खत्म।
अगर आप देखें तो ऑप्शन ए ऐसे ही गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के बारे में केवल लिखा होता कि कंसिस्टेंट होता है या नहीं, तो वो भी प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं ये कंसिस्टेंट नहीं होता है। क्लियर? और उसके लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं एक्स बार डज नॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार डज नॉट एग्जिस्ट, सो talking about unbiasedness is irrelevant, is it? क्योंकि वो अनबाइस्डनेस पे ही डिपेंड करता है। टॉकिंग अबाउट अनबाइस्डनेस इज इररिलेवेंट, बात खत्म। क्लियर? मतलब अनबाइस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं करता, और अनबाइस्ड एस्टिमेटर यहाँ होता ही नहीं है, एक्स बार तो कम से कम नहीं होता। नाउ अगर हम इसको निकालने का प्रयास करें कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं अगर कहूं कि आपको पता है ना कि कंसिस्टेंसी के लिए हम सफिशिएंट कंडीशन जानते हैं, तो सफिशिएंट कंडीशन के केस में तो होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार टेंड्स टू थीटा एटलीस्ट, तो यहाँ पे तो वो केस तो फेल हो गया, लेकिन वो केस फेल हो गया, कंसिस्टेंसी का केस फेल हो गया। इट डज नॉट मीन कि कंसिस्टेंसी होगी नहीं, वो फेल हो गया। तो हम अपने तरीके से जाएंगे, यानी कन्वर्जेंस का जो डिफिनीशन है, कन्वर्जेंस के डिफिनीशन से जाएंगे। तो अगर मैं कन्वर्जेंस के डिफिनीशन से जाऊं तो प्रोबेबिलिटी कि मॉड ऑफ एक्स बार माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, यही ना, प्रोबेबिलिटी कि मॉड ऑफ एक्स बार माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, गॉट माय पॉइंट, विल बी इक्वल टू क्या कि मॉड ऑफ एक्स बार, इसी को निकालना होगा। और अगर ये टेंड करता है 1 को, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर ये टेंड करता है 1 को, तो हम कहते हैं कि यस दिस इज कंसिस्टेंट, मतलब एक्स बार इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा और अदरवाइज नॉट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यही होता है। तो इसको जरा सा निकाल के देखते हैं। क्लियर? निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि एक्स बार माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे कर सकते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्स बार माइनस थीटा की पुट की जाएगी। तो मैं थोड़ा सा थीटा को भी इधर ले आता हूं, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि एक्स बार ग्रेटर देन थीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन थीटा प्लस एप्सिलॉन, गॉट द पॉइंट। एंड इसको निकाल सकते हैं। अब इसको अगर निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब एक्स बार की जगह अगर एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, तो एक्स बार की जगह एक्स रख के भी काम कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में कहेंगे कि एक्स बार होगा। तो थीटा माइनस एप्सिलॉन, चूंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, तो इसको हमें करना होगा थीटा माइनस एप्सिलॉन से थीटा प्लस एप्सिलॉन, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 1/पाई 1 प्लस एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर, थीटा होल स्क्वायर एंड dx, यही होगा। इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x माइनस थीटा इक्वल टू टी ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो ना, तो जरा सा इंटीग्रेट करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ लेट x माइनस थीटा इक्वल टू टी, तो आपको पता है कि dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब x माइनस थीटा का x का रेंज क्या है, if x इक्वल टू थीटा माइनस एप्सिलॉन देन t इक्वल टू थीटा माइनस एप्सिलॉन माइनस थीटा, यानी माइनस एप्सिलॉन। और जब x की वैल्यू होती है थीटा प्लस एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू थीटा प्लस एप्सिलॉन माइनस थीटा, यानी एप्सिलॉन, गॉट द पॉइंट। तो यानी कि इंटीग्रेशन जो अपना हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, जो कि इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन है प्रोबेबिलिटी की मॉड ऑफ एक्स बार माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, इसी को लेके चल रहे थे। और ये आपका आ रहा है 1/पाई, आउटसाइड कर देता हूँ, 1/पाई को आउटसाइड कर देता हूँ, 1/पाई, एंड ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, ये इंटीग्रेशन है tan इनवर्स का, इज इट? तो जरा सा हम लोग tan इनवर्स में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/पाई, और ये है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। अब t का वैल्यू जो है वो है माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन,
तो आपको पता है कि 1/π ये हो जाएगा tan इनवर्स एप्सिलॉन एंड गॉट द पॉइंट। और यहां पे एक चीज और कि बिकॉज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो tan इनवर्स एप्सिलॉन माइनस, समझिएगा, tan इनवर्स एप्सिलॉन एंड माइनस tan इनवर्स माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू प्लस tan इनवर्स एप्सिलॉन, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 2/π और tan इनवर्स एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू 2/π tan इनवर्स एप्सिलॉन इज नेवर इक्वल टू 1, क्लियर, ये इक्वल टू 1 नहीं होता है, यानी फॉर एनी एप्सिलॉन, यानी कि x बार इज नॉट इवन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। बात खत्म, क्लियर। नाउ कोई कहेगा सर बात आपकी बड़ी अच्छी लगी कि चलो ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन है कि पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरे वाले के बारे में बताइए ना सर। सैंपल मीडियन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीडियन। अच्छा, इसका ना इसको किया जा सकता है, पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा है और किस जगह पढ़ा है, इसको किया जा सकता है मेथड ऑफ परसेंटाइल के थ्रू, क्लियर। आपने मेथड ऑफ मोमेंट पढ़ा है ना, उसी के जैसा होता है मेथड ऑफ परसेंटाइल, जहां पर हम ये प्रूफ करते हैं, और शायद मेरे क्लास के जो बच्चे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसके थ्रू इसको प्रूफ किया जाता है, क्लियर। यानी कि अगर मैं p की वैल्यू 1/2 लूं, यानी कि वहां जो हम लोग लेते थे परसेंटाइल की वैल्यू, तो 50 परसेंटाइल की अगर बात करूं तो सैंपल 50 परसेंटाइल इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन 50 परसेंटाइल, और 50 परसेंटाइल मींस मीडियन, तो सैंपल मीडियन इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मीडियन, जो कि थीटा है, थीटा यहां पे पॉपुलेशन मीडियन है, ठीक है। तो सैंपल मीडियन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीडियन। ये चीजें मेथड ऑफ परसेंटाइल, आप अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करते तो आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है मेथड ऑफ परसेंटाइल। तो मेथड ऑफ परसेंटाइल से इसको किया जा सकता है कि दूसरा जो है वो सही है। तो कभी अगर इस बात को आप अगर गहरे से लीजिए कि मैं आपको एक एक चीजें बतलाता हूं, आपको मेथड ऑफ परसेंटाइल का नाम भी डायरेक्टली स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, हो गया सही, मैं भी देता हूं, बट मैं साथ में लॉजिक भी देता हूं, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये आपका बी ऑप्शन सही है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।